नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, लगातार अगर बात करें तो कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग हो रही है और अभी तक टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। टारगेट किलिंग को लेकर जहां जितने भी विपक्षी दल हैं, सब सरकार को अगर कहें तो एलजी प्रशासन पर इस बात को लेकर जो दबाव बनाए हुए हैं कि वो पूरी तरह से विफल रही हैं इन आतंकी घटनाओं पर काबू पाने में। लेकिन आज मेरे साथ जहां पर आम आदमी पार्टी के दो नेता मौजूद हैं, एक तरफ मेरे बैठे हैं प्रवक्ता जगदीप सिंह, तो दूसरी तरफ जो अमित कपूर जी। तो अगर हम बात करें तो इन दोनों नेताओं से ही हम बात करेंगे और इन्हीं से एक टारगेट किलिंग को किस प्रकार से रोका जा सकता है उसी का सलूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जगदीप जी, आप बताएं कि जो टारगेट किलिंग कश्मीर घाटी में जारी है, ये किस प्रकार से थम सकती है? देखिए, इस संदर्भ में हमने अभी थोड़ी देर पहले एक संवाददाता सम्मेलन का भी आयोजन किया था और जब हम इस तरीके की बात करते हैं, टारगेट किलिंग्स का जब जिक्र आता है, तो मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को बिना किसी सियासी मफाद के बड़ी ज़मीनी सतह पर खड़े होकर बात करनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी का तो किरदार शुरू से ऐसा रहा है कि हम लोगों ने कभी भी लाशों पर सियासत नहीं की है। विगत एक महीने में 9 लक्षित हत्याएं होने का सीधा मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर तो फेलियर था ही, कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसीज कश्मीर में काम कर रही हैं उनका आपसी कोऑर्डिनेशन जो है वो भी उतना बेहतरीन नहीं रहा, जिसके चलते आतंकी जो हैं वो इतना उनका, आप मान के चलिए कि इतनी मतलब बड़े पैमाने पर इतनी दिलेरी से, इतने बुलंद अंदाज में वो विचरते हुए नज़र आ रहे हैं घाटी के अंदर कि निर्दोष और निहत्थे लोगों को कहीं पनाह नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सारे मसले पर एक तो बंदूक की नोक पर शांति नहीं आती है। मरकजी सरकार ने जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की टूटन के थोड़ा समय पहले जिस तरीके का माहौल कश्मीर में बंदूक की नोक पर बनाने की कोशिश की थी, उससे आप ये कह सकते थे कि एक तूफ़ान से पहले आने वाली वो शांति थी। और हम ये मानते हैं बड़ी शिद्दत के साथ कि अहिंसा आत्मक ढंग से अगर हम किसी मसले मिसाइल के ऊपर एकजुट होकर बात करें, तमाम मुआशरे के उन तमाम सेगमेंट्स को एक मंच पर लाएं और फिर बात करें तो बात बनती है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ कहूँगा, मसलन जो कल पहली हत्या हुई विजय कुमार, दिवंगत विजय कुमार की, तो एजेंसीज़ की जो अब तक की इनपुट है उसमें वो आदमी लोकल बताया जा रहा है। तो इससे कल तक एजेंसीज़ कह रही थी कि जिस पाकिस्तानी जो आतंकवादी इस तरफ धकेले गए हैं वही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब देखने में ये भी आ रहा है। तो वो तो सामने नज़र आ रहा है कि जिस प्रकार से वो फायर कर रहा है, दिखता है सीसीटीवी फुटेज में, वो तो वैसे लग रहा है बिल्कुल अनजान है, नौसिखिया है कोई, जिसने दोनों हाथों से वो बंदूक थामी हुई है और बड़े कांपते हुए हाथों से वो फायर कर रहा है। तो वो तो प्रोफेशनल लगता नहीं है, उसी से वो क्लियर हो जाता है। नहीं, वो नौसिखिया नहीं है, उसके दोनों फायर दिवंगत विजय को लगे और सटीक लगे, नौसिखिया वो कतई नहीं है। ये ज़रूर है कि वो जो बाइक छोड़कर गए हैं वहाँ पे और जो बाकी के सीसीटीवी फुटेज में जो चीज़ें से उभर कर सामने आई हैं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। सवाल नौसिखिया होने का नहीं है। एक वक्त था, आपने देखा कश्मीर में जब ग्रेनेड हॉल्ट्स होते थे तो कोई भी आदमी अपनी फेरन में से ग्रेनेड निकालता था, फेंक के चलता बनता था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको जो बरगलाया जा रहा है, देखिए कितनी शर्म की बात है। आप खुद को कहते हैं कि जी हम कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स हैं, आप एक टीचर को उसके बच्चों के सामने गोलियों से भून देते हैं। एक कौम को अगर तबाह करना हो, ये बड़ी एक जग विदित कहावत है, आप उसकी एजुकेशन को ख़त्म कर दीजिए, वही आप कर रहे हैं। और फिर आप क्लेम करते हैं कि जी हम तो कश्मीर के रक्षक हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं। भगत सिंह या आज़ाद या सुखदेव बटुकनाथ बनने के लिए बहुत अलग तरह की आइडियोलॉजी की ज़रूरत होती है जो इनमें नहीं है। लिहाजा स्थानीय लोगों को भी ये चाहिए कि वो इस पूरे मसले के ऊपर एकजुट हों। और ये जो देखिए, आज तक तो आपने जो कर्मचारी थे वो बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में पलायन हो गया, लेकिन उन श्रमिकों का क्या होगा, उन प्रवासी भारतीयों का क्या होगा जो सरकारी खाते में ही नहीं है, कहीं पे ईंट भट्टे पे काम कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आप तो कहीं भी जाके किसी को भी निशाना बना देंगे। तो इन चीज़ों पे मुझे ये जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, होम मिनिस्ट्री भी इस पर बड़े तल्ख तेवर लिए हुए है कि जो एजेंसीज कश्मीर में काम कर रही हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण है।
अमित जी, आप बताएं कि जिस प्रकार से अगर 90 के दशक की बात करें तो आज फिर कहीं ना कहीं ऐसे हालात कश्मीर घाटी में बन रहे हैं और वहाँ पर भारी संख्या से लोग जो है वो पलायन करने की तैयारी में हैं। अगर आपुष्ट सूत्रों की बात करें तो बीती रात को सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कश्मीर घाटी को छोड़ा भी है। तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से वहाँ से मास माइग्रेशन होगी? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक समान नहीं देखा जाएगा, तब तक ये लोग जो भी हत्याएं कर रहे हैं, आतंकवादी हैं या फिर कुछ भी लगा लीजिए आप, ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। क्यों नहीं रुकेंगी? क्योंकि आप लोग, खास करके मैं बीजेपी की बात करता हूँ, बीजेपी जो है वो एक समान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को नहीं देखती। बीजेपी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश कर रही है एक ही कम्युनिटी को लेकर दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी ये खुद काम करवा रही है। एलजी साहब जो टोटल विफल हो चुके हैं, बीजेपी टोटल विफल हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की टारगेट किलिंग करवाकर ये पूरे देश में सियासत कर रहे हैं। इनको सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक समान देखना होगा। सभी राजनीति पार्टियों को लेकर इस पे कोई चर्चा करनी होगी, कोई बीच वाला कोई रास्ता निकालना होगा जिससे ये टारगेट किलिंग रोकी जाए। क्योंकि आप एक निर्दोष लोगों को हत्याएं करवाकर उस पर राजनीति कर रहे हैं, इलेक्शन का माहौल बना रहे हैं, या इलेक्शन से डर के ये सब करवा रहे हैं। मैं तो सीधा कहूँगा कि ये बीजेपी पूरी की पूरी इन्वॉल्व है। अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो जिम्मेदारी इसी की है, बीजेपी की। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर अगर मास माइग्रेशन की जिस प्रकार से पहले भी माइग्रेशन हुई है, अगर 90 के दशक की बात करें, तो आज क्या एक बार फिर से वैसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ये माहौल बनाया जा रहा है। आप खुद सोचिए, ये माहौल बनाया जा रहा है। आप सुरक्षा मुहैया करवा नहीं पाए आज तक। आप कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात करते हैं कश्मीर में, तो उनको सुरक्षा मुहैया आप करवा नहीं सके आज तक। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि कश्मीरी पंडित आप बसा देंगे कश्मीर में? यहाँ से पता चलता है कि बीजेपी टोटल विफल हो चुकी है। बीजेपी जो है सिर्फ ओपोजिशन कर सकती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को बोलूँगा कि आप रिज़ाइन दे दीजिए। आप उस चेयर पे बैठने के काबिल नहीं हैं। क्योंकि अगर आप उस चेयर पे बैठने के काबिल होते तो आज जो आए दिन, कल आप देखिए, सुबह विजय जी को मौत के घाट उतारा जाता है, शाम को 2 लेबर के आदमी। तो यहाँ से पता चलता है कि ये लोग टोटल विफल हो चुके हैं। ना तो हम सेंटर से इनको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है, ना ही ये कुछ कर पाएंगे ऐसा कि ये जो टारगेट किलिंग है ये रोक पाएँ। जगदीप जी, अगर बात करें तो कुछ सोशल मीडिया पर कुछ लेटर हेड वायरल हो रहे हैं जिनमें आतंकी संगठनों द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो अल्लाह को मानने वाले नहीं हैं, जहाँ जो सीधे रूप से अगर कहें तो गैर मुस्लिम हैं, वो लोग कश्मीर घाटी को में उन्हें नहीं रहने दिया जाएगा, या किसी प्रकार की कश्मीर घाटी में डेमोग्राफी चेंज करने का उन्होंने अगर प्रयास किया तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और सीधा एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ना तो मोदी बचा सकता है और ना ही आपको अमित शाह बचा सकते हैं। यानी कि उसमें जो लैंग्वेज जिस प्रकार की लिखी है, आप कुछ भी कर लो, आज ये मारा गया है तो कल आपका नंबर भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो लेटर वायरल हो रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि जो है सरकार द्वारा नहीं की गई है कि ये फेक हैं या नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार के कुछ लेटर वायरल हो रहे हैं तो वो लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं। तो इससे आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं फिर से कहूँगा, इस पूरे मामले को समझने की ज़रूरत है। बतौर प्रवक्ता मैं ये तो कतई नहीं कहूँगा कि बीजेपी का सीधा हाथ है इन किलिंग्स में, ऐसा होता भी नहीं है। दूसरी जो सबसे अहम तरीन बात है, आपने बोला कि लेटर्स वाला इशू जो आपने जिक्र किया, और आपने बार बार ये भी कहा कि 90 के दशक जैसी मास माइग्रेशन हो रही है। समझना पड़ेगा, वो उसको हम मास माइग्रेशन कह सकते हैं। मकबूल भट्ट की फांसी के बाद जो स्थिति बनी वो एक अलग इशू था। आज कश्मीर में थे कितने लोग? ये जो माइग्रेशन हुई है इसमें 90% लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं। आप मुझे गिनकर बताइए कि कश्मीर के अंदर कितने कश्मीरी पंडित जो हैं वो रिहैबिलिटेट हुए थे, जो कश्मीर में बैठे हुए थे। ऐसा है ही नहीं, इनकी एक मंशा थी कश्मीरी पंडितों को। देखिए, आज एक मैं समाचार पत्र की साइट देख रहा था, वहाँ पर
एक न्यूज़ पर चल रही थी जिसमें लिखा गया था कि अनंतनाग के मटन में जो कैंप है कश्मीरी पंडितों का, वहाँ से 90% जो कश्मीरी पंडित हैं वो माइग्रेशन कर चुके हैं। अश्विनी जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं फिर से कहूँगा, आप मुझे एक बात बताइए, जब 90 के दशक में खजूरिया जी हुआ करते थे डीजीपी, कब आपने भी उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, आप मुझे एक बात बताइए, उस दौर में जब मस्जिदों से ऐलान होना शुरू हुआ था, वो दौर कुछ और था। तब वहाँ पे माइग्रेशन हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हुआ। आज तो गिनती के कुछ लोग हैं। आप मटन का जिक्र करते हैं, कैंप भी बना दिया गया, वहाँ पर लोग कितने हैं? आज उनकी 2-2 पीढ़ियाँ जो हैं वो शेष भारत में या विदेशों में बसी हुई हैं, जिनको अपनी मातृभाषा तक नहीं आती। मैं मुद्दे पर आना चाहूँगा, उसे समझना पड़ेगा। मैंने बोला सिक्योरिटी फेलियर है, अब इसे समझिए कैसे है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एडीजीपी कश्मीर रहे हैं, और उनका मिलिटेंसी के ऊपर इतना ज़बरदस्त कंट्रोल था कि केंद्र की सरकारें मानती थी कि जब तक ये शख्स कश्मीर में है हालात जो हैं काबू में रहेंगे, और ऐसा रहा। तो एक मर्तबा उन्होंने माना था ऑफ द रिकॉर्ड कि कश्मीर के अंदर जिन जवानों को हम उतार देते हैं सड़कों के ऊपर, उनको बॉर्डर पे गोली चलानी तो आती है, दुश्मन से लोहा लेना तो आता है, लेकिन एक आम आदमी जो भीड़ की शक्ल में उग्र होकर उन पर हमला करता है, उनसे कैसे निपटना है उसकी कोई तैयारी उनको नहीं है। दूसरी एक मैं बड़ा खुलासा यहाँ पे करना चाहूँगा। आपको पता है पुलवामा हमले के बाद जो कड़ियाँ जुड़ी, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, कि पुलवामा हमले के बाद स्थिति ऐसी बन गई, एनआईए का जो ऑफिसर जांच कर रहा था, उसने वो मोबाइल फ़ोन जो सबसे बड़ा उसका मास्टरमाइंड था, उसकी किलिंग के बाद इनकाउंटर साइड से उठाया, वो पुलिस के आईटी सेल को भेजा जाता है, और बाद में 10 दिनों के बाद जवाब आता है कि उसमें से कुछ भी डाटा रिकवर नहीं हुआ। ये तो शुक्र है कि वो दोबारा राक की आईटी सेल में जाता है, हमारी टॉप की एजेंसी के पास जाता है, और उसमें से जब डाटा रिकवर होता है तब उसकी फ़ोटोग्राफ्स आती हैं कि उसने तो अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग ली हुई थी। उसकी जो यहाँ पे माशूका थी उसकी फ़ोटोज़ आती हैं AK-47 के साथ, तब सारा ये मामला खुलता है। तो सवाल यहाँ पे है टेक्निक को मजबूत करने का, तकनीकी रूप से सक्षम होने का, आपस में एजेंसीज़ का कोऑर्डिनेशन होने का। अगर एजेंसीज़ का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो तो कश्मीर के किसी भी इलाके में, चाहे वो शोपियाँ हैं, कुलगाम है, बड़गाम है, अनंतनाग है, जो मिलिटेंसी से अफेक्टेड एरियाज़ है, वहाँ पर भी आतंकियों की मजाल नहीं हो सकती कि वो इस तरीके से टारगेट किलिंग्स करें। इस चीज़ को लेकर होम मिनिस्ट्री भी बड़े तल्ख तेवर, मैंने पहले भी बोला, कि अपना चुकी है, और होम मिनिस्ट्री को लग रहा है कि ये जो एजेंसीज़ का कोऑर्डिनेशन है आपस में, ये नहीं है, और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से धड़ाधड़ जो है ये लोग मारा मारी पर उतर आए हैं, और निर्दोष और निहत्थे लोगों पर जो है इस तरीके से जुल्म किया जा रहा है। तो इसके ऊपर जोर देना जो है वो मुझे लगता है सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अमित जी, आप बताएं कि क्या इस मसले का हल, अगर टारगेट किलिंग की अगर बात करें, या कश्मीर में जो हालात कभी हर बार बिगड़ते हैं, सुधरते हैं, इसका क्या हल? कश्मीर को अलग करना, जम्मू से अलग करना, या जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देना है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर को अलग करना ये कोई मसले का हल नहीं, क्योंकि कश्मीर भी तो हमारे देश का हिस्सा है, कश्मीर कोई देश से बाहर तो नहीं। तो इसका आप जब तक जम्मू कश्मीर को आप एक नज़र से ना देखेंगे, जब तक जम्मू कश्मीर की आवाम को एक नज़र से नहीं देखेंगे, जब तक आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक नज़र से नहीं देखेंगे, एक समान नहीं देखेंगे, तब जब तक आप नफ़रत फैलाने पे विश्वास रखेंगे, तब तक ये हल नहीं हो सकता। आप एक कौम को नफ़रत की नज़र से देखेंगे तो वो कौम गलत रास्ते पे जाएगी, वो कौम में कुछ लोग गलत रास्ते पे जाएंगे, तब जाकर ये टारगेट किलिंग्स होंगी, या फिर तब जाकर ये नफ़रतें फैलाने का बड़ी बड़ी पार्टीज़ को, मैं तो समझता हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ, मैं तो साफ साफ बात कहूँगा कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, लोगों को मरवाने की पॉलिटिक्स, उनकी मौत की पॉलिटिक्स। मैं साफ साफ शब्दों में कह देता हूँ कि बीजेपी जो है इन सब की जिम्मेवार है। सर, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, इस सब मसले का आप क्या हल समझते हैं? 2 टूक हल, क्योंकि अमित जी ने कहा कि जम्मू को कश्मीर से अलग करना मसले का हल नहीं है, आप क्या मानते हैं? कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है। हमारे हज़ारों जवानों की शहादत कश्मीर को बचाने में जुड़ी है 1947 से लेकर आज तक, और कश्मीर में बैठा, कश्मीर की फ़िज़ाओं में सांस लेने वाला हर शख्स हमारा भाई है। आम आदमी पार्टी तो बहुत ब्रॉडर रेस्पेक्ट के साथ कश्मीर को देखती है। तो हमारा पार्टी के तौर पर भी ये मानना है, और मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी,
कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि बंदूक की नोक पर शांति जो है वो संभव नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए लोगों के आक्रोश को दबा सकते हैं। ये सच है कि आज पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं। ये सच है कि आज उस तरीके से कश्मीर के अंदर जैसा हम पहले देखते थे उग्र आंदोलन जो है अलगाववादी करते थे, ख़ास तौर से सैयद अली शाह गिलानी के जाने के बाद नहीं देखने को मिले। यासिन मलिक को भी आपने कटघरे में ला खड़ा किया, अच्छी बात है, वी वेलकम इट। आज दिवंगत रवि खन्ना की बेगम जो उनकी धर्मपत्नी है, उनको कम से कम ये तो लगा इंसाफ मिलेगा। बिट्टा कराटे आज सलाखों के पीछे है, इट्स गुड। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप बिना तमाम उन मुआशरे के लोगों को जो उस जगह विशेष में, स्थान विशेष में रह रहे हैं, उनको जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, जब तक स्थानीय लोगों की सपोर्ट जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आतंकियों के साथ रहेगी, तब तक आप चाहकर भी शांति नहीं ला सकते। आप कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेट करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कश्मीरी पंडित जो बड़ा बुद्धिजीवी किस्म का वर्ग होता है, अहिंसक वर्ग माना जाता है, वो वहाँ पर कतई इस बात को गवारा नहीं करेगा जाना। और आज तो हालात ये हैं कि कर्मचारी तक जो हैं वो हाथ खड़े कर चुके हैं और ज़रूरी भी है। तो ऐसे में मुझे लगता है पहले तो पॉलिसीज़ को ठीक किया जाए, जैसे तबादला पॉलिसी। आपने देखा, मैं 2 शब्दों में बोलूँगा, जिस तरीके से पहले दिवंगत भट्ट साहब की मौत से पहले या बाद में ये चीज़ें सामने आई कि उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए निरंतर रिक्वेस्ट डाली, कुछ नहीं हुआ। अब दिवंगत रजनीवाला के पति का ये खुलासा है कि वो 2 मरतबा जेडीओ के पास गए, 4 बार सीईओ के पास गए या 5 बार उससे बड़े अधिकारी के पास गए। तो व्हाट द हेक इज़ इट? तो आप उस ट्रांसफ़र पॉलिसी को बेहतर बनाइए और आप कोशिश कीजिए ऐसा माहौल बनाने की। आप अपनी सरहदों के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आप सर्दियों में ख़ास तौर से आप इन्फिल्ट्रेशन को रोक ही नहीं सकते। तो ऐसे में जब वो आतंकी अंदर को सरकते हैं तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि आपको स्थानीय लोगों की सपोर्ट मिले। और एक अंतिम बात मैं और कहना चाहूँगा, ये जो चीज़ इन्होंने अमित जी ने भी बोला, और मैं ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो देखिए धर्म के नाम पे सियासत है, इसको बंद कीजिए। अभी 4 दिन पहले की खबर है, ऐसी मैं आपको कम से कम 100 मिसालें दे सकता हूँ पिछले 10 सालों में, जब किसी कश्मीरी पंडित भाई बुज़ुर्ग का जनाजा उठा है तो कंधा मुस्लिमों ने दिया है। तो हर आदमी जो है वो उस तरीके की बेगैरत के साथ जिहाद के नाम पर लोगों का जो है लहू बहाने को तैयार नहीं है। वहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके पुराने बिछड़े भाई जो हैं वापस आएँ। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उन सब लोगों को एक मंच पे लाया जाए, विश्वास बहाली की जाए, उन लोगों को साथ जोड़कर आतंकियों के खिलाफ मिलकर मोर्चा खोला जाए, तब ये लड़ाई संभव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों नेताओं का। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सबसे अहम बात ये सामने है कि टारगेट किलिंग को रोकने के लिए एक ही हल है, वो है कि स्थानीय लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का बेहतर तालमेल हो, उनके साथ लोगों का जो है उनमें विश्वास बने। जहां सरकार अपना लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हो, तभी इन सब पर जो है विराम लग सकता है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।